हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के रहने वाले हैं। और ये जितने भी सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये सभी इसके जहाँ जो सर हैं इन्हीं के बुक से लिया गया है। और ये सेट 88 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 87 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाजार में एनविल कितने भार में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 50 केजी से 300 केजी तक मिलते हैं। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो बाजार में एनविल 50 केजी से 300 केजी भार तक मिलता है। अगला है, परंतु 150 केजी का अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। अगला है, एनविल जो होता है वो कास्ट स्टील की हैवी ब्लॉक होती है। अगला है, एनविल इज़ अ फोर्जिंग टूल, यानी कि एनविल कैसा टूल होता है, तो फोर्जिंग टूल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से कौन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फोर्जिंग सभी धातुओं में किया जा सकता है। ये क्या है, तो ये सही नहीं है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि निम्नलिखित सही है, यानी कि अब डिस्कस करेंगे जो सही है इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला है, फोर्जिंग के द्वारा कोल्ड वर्किंग से आए दुर्गुण समाप्त हो जाता है, ये सही है। दूसरा है, फोर्जिंग प्रोसेस बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाता है, ये भी सही है। और तीसरा क्या है, तो फोर्जिंग के पश्चात जॉब के यांत्रिक गुणों में विकास होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्जिंग करने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कंप्रेसिव, यानी कि दबाव बल लगाया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्जिंग करने के लिए दबाव यानी कि कंप्रेसिव बल लगाया जाता है। अगला है, किसी भी धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके उस पर दबाव डालकर विरूपण करने की जो प्रक्रिया जो होती है फोर्जिंग कहलाती है। अगला है, फोर्जिंग धातु की गलनांक से नीचे की जाती है। अगला है, कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। और ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि किसका फोर्ज जो है वो नहीं किया जा सकता है, तो कास्ट आयरन जो होता है इसका फोर्ज नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्ज का प्रयोग ब्लैक स्मिथी में किया जाता है। इसके जिस भाग में कोयला डालकर आग सुलगाई जाती है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हर्थ कहते हैं। और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो फोर्ज का प्रयोग ब्लैक स्मिथी में किया जाता है। अगला है, इसमें जिस भाग में यानी कि इसके जिस भाग में कोयला डालकर आग सुलगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो हर्थ कहते हैं। अगला है, वर्कपीस में आंतरिक दरारें कम तापमान पर फोर्जिंग करने से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फोर्ज के ड्राई ट्यूबर्स को गर्मी से बचाने के लिए
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फायर क्ले से ढका जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो फोर्ज के ड्राई ट्यूबर्स को गर्मी से बचाने के लिए फायर क्ले से ढका जाता है। अगला है पंचिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पंच की सहायता से हथौड़े से चोट करके छेद करना जो होता है उसी को क्या कहते हैं, तो पंचिंग कहते हैं या फिर पंचिंग कहलाता है। अगला है ट्यूबर्स द्वारा ब्लोअर से वायु की सप्लाई लोहाड़ी चूल्हे में की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हीट बराबर वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम किसके लिए सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिरोध के लिए सत्य है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हीट बराबर क्या होता है, तो वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम, प्रतिरोध के लिए सत्य है। अगला है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का जो तापमान होता है वो लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है इसमें चश्मे के द्वारा हम अपनी आँखों को पराबैंगनी किरण तथा अवरक्त किरण से बचाते हैं। अगला है इसमें आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, किस विधि द्वारा फेरस व नॉन फेरस दोनों प्रकार की धातुओं को आसानी से वेल्ड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मेटल एनर्ट गैस वेल्डिंग। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के द्वारा फेरस और नॉन फेरस दोनों प्रकार के धातुओं को आसानी से वेल्ड किया जाता है। अगला है इसका दूसरा नाम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है। अगला है कंस्ट्रक्शन में एमआईजी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है ऊंची इमारतों पर एमआईजी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा पाइपों को जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के द्वारा। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के द्वारा पाइपों को जोड़ा जाता है। अगला है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में एसी और डीसी दोनों प्रयोग में लाया जाता है। अगला है फ्लक्स वेल्डिंग के सहसंजक बल को बढ़ाता है। अगला है आर्क वेल्डिंग में वोल्टता 18 से 40 वोल्ट तक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जोड़ की मजबूती अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेल्डिंग की। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जोड़ की मजबूती अधिक वेल्डिंग में होती है। अगला है सोल्डरिंग के लिए तांबा उत्तम पदार्थ है। अगला है तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक है। अगला है वेल्डिंग जोड़ने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि कटिंग करते समय कटिंग ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एवं बी दोनों होगा। यानी कि धातु ठंडी होगी, दूसरा गैस की खपत अधिक होगी। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि कटिंग करते समय ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें तो पहला गैस की खपत जो है वो अधिक होगी, दूसरा धातु ठंडी होगी।
अगला है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अगला है ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो काला होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गैस कटिंग टॉर्च द्वारा धातुओं में सुराग करने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पियर्सिंग कहते हैं। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो गैस कटिंग टॉर्च द्वारा धातुओं में सुराख करने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, तो पियर्सिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में फिलर रॉड ब्लो पाइप से कैसे चलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आगे आगे चलाई जाती है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2015 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में फिलर रॉड ब्लो पाइप से आगे आगे चलता है। अगला है इसमें वेल्डिंग राइट से लेफ्ट की ओर होता है। अगला है इसे वेल्डिंग भी कहते हैं। अगला है यह धीमी गति से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के महत्तम कितने फीदर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के महत्तम 3 फीदर होते हैं। अगला है इस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा उत्पन्न करती है। अगला है कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए चूना पत्थर और कोक को 2000 सेंटीग्रेड यानी कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। अगला है कटिंग स्पीड कम रहने पर सरफेस रुखरा यानी कि सरफेस रफ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में निम्नलिखित में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2001 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। अगला है इसमें ऑक्सीजन C2H2 यानी कि एसिटिलीन से ज़्यादा होता है। अगला है तापमान लगभग 3427 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। अगला इसका तापमान सर्वाधिक होता है अन्य किसी फ्लेम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यह किस प्रकार का ज्वाइंट है? यानी कि इस फिगर में देखकर बताना है कि कौन सा यानी किस प्रकार का ज्वाइंट है, इसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बट ज्वाइंट। ये किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो बट ज्वाइंट है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2013 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बट ज्वाइंट में जॉब को एक दूसरे के किनारों के आमने सामने सटाकर जोड़ा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं आमने सामने है। अगला है वेल्डिंग करने से पहले जॉब को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। अगला है वेल्डिंग एक जोड़ने की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न यानी कि कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो यहीं से पूछे ही जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। यानी एग्ज़ाम से पहले
इस वाले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।